अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं, करना तो मेरी हिफाज़त की नेक्स्ट एपिसोड। ऑफ़िस के बाद वो शॉपिंग मॉल आया था। उसके लिए लेटेस्ट एप्पल का आईफ़ोन उसने लिया था। उसके पास खुद तो ज़्यादा एक्सपेंसिव मोबाइल ना था, लेकिन उसके मोबाइल पे ज़ामिन ने भारी भरकम रकम सेल्समैन को दी थी। डॉक्टर की हिदायत उसके ज़हन में आई थी। खुश करने के लिए मज़ीद क्या करूँ? वो शॉप से बाहर आके सोचने लगा था। शॉपिंग कर लेता हूँ। शॉपिंग देख के हर लड़की खुश तो हो जाती है, लेकिन वक़्त बहुत हो जाएगा। उसने घड़ी में नज़र डाली थी, जिसमें 8 बज चुके थे। बहरहाल टाइम को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी मतलब की चीज़ लेकर निकल गया था। रात के वक़्त वो सिलोन में ले आया था। खाना खाने के बाद थोड़ी देर उसे चहलकदमी करवाई थी, फिर वापस कमरे में आ गए थे। किसी की कॉल आई थी मोबाइल पे मेरे। वो नाइट ट्राउज़र और टी-शर्ट में मौजूद बेड की तरफ आया था। वो पहले से ही बेड पे बैठी थी, अपना मोबाइल चेक कर रही थी। अपना मोबाइल देख के वो बहुत खुश हुई थी। हाँ, आई थी, वो मोबाइल पे झुकी ही बोली थी। ओके, ये देखो, वो कुछ उसकी तरह के सामने बढ़ाता बोला था। ये क्या है? मोबाइल पे से नज़र हट उठा के ज़ामिन के हाथ में पकड़े गिफ्ट रैपर की तरफ अचंभे से देखते हुए उससे पूछा। खुद देख लो। ज़ामिन गहरी नज़रों से उसे देखते हुए वो गिफ्ट उसकी जानिब बढ़ाया। सादा सी सफ़ेद शलवार कमीज़ में वो बीमार लग रही थी। लेकिन वो उसे खुश रखने की टेंशन फ्री रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। हयाम को उसकी नज़रों से उलझन हो रही थी। उसे कुछ सोचते हुए गिफ्ट उसके हाथ से पकड़ने के लिए हाथ आगे किया ही था कि उसी वक़्त ज़ामिन ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ली और झटके से उसे खुद से करीब कर लिया। हयाम इस सब के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो सीधे उसके सीने से टकराई। उसके संभलने से पहले ही ज़ामिन ने उसके इर्द-गिर्द अपने बाजुओं का मज़बूत हिसार बाँध बाँध चुका था। बार-बार उसे देख के ज़ामिन के अचानक से एहसासात, जज़्बात बदल रहे थे। दूसरा मज़बूत पाक बंधन में बंधे वो कब तक उससे दूर रहता? सच्चाई तो ये थी कि वो उसकी बीवी है। उस पे वो पूरा इस्तेहकाक मान रखता है। क्या तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे इसमें कोई बॉम्ब है। उसकी घबराहट से लुत्फ़अंदोज़ होते उसे छेड़ा जो उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी। छोड़ें प्लीज़। हयाम की इल्तिजा को नज़रअंदाज करते हुए ज़ामिन ने उसे छोड़ा था, लेकिन उसकी इल्तिजा मासूमियत पर वो उसे छोड़ ही देता था। उसके दूर होने पे ही हयाम ने गहरी सांसें लीं और उसे खिसक के दूर होना चाहा तो ज़ामिन ने उसे घूरा। यहाँ से हिलने का यार, दूर होने का मैंने बिल्कुल नहीं कहा। ज़ामिन मस्नूई गुस्सा ज़ाहिर करता बोला था और उसका बिल्कुल सही असर हुआ था। वो फ़ौरन वैसे ही उसके करीब बैठ गई थी। ज़ामिन ने दोबारा गिफ्ट उसकी जानिब किया, लेकिन इस बार हयाम ने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसको ऐसा करता देखकर एक जानदार मुस्कुराहट ने ज़ामिन के होंठों पर जगह बनाई। उसने वो गिफ्ट उसकी गोद में डालकर हाथ सीने पर बाँधकर उसे देखने लगा, जो बड़े गुस्से से उस गिफ्ट को देख रही थी। अरे खोल भी लो, नहीं तो मैं अपने तरीके से खुलवाऊँगा, फिर कोई शिकवा ना करना। ज़ामिन उसके गुलाबी होठों को फ़ोकस में लिए बड़े मायनेख़ेज़ अंदाज़ में बोला। हयाम ने जब उसकी नज़रें अपने होठों पर देखीं, तो बेख्तियार उसने अपने हाथ की पुष्ट से अपने होठों पर रख ली। ज़ामिन के यूँ कहका लगाने से हयाम के गाल गुलाबी हो गए। शर्मो-हया से उसका चेहरा झुक गया, पलकें रुख़सार पे साया फ़िगन हो गईं। ज़ामिन के यूँ कहका लगाने से हयाम के गाल गुलाबी हो गए। यानी तुम चाहती हो कि मैं अपने तरीके से खुलवाऊँ। ये बोलने के बाद ज़ामिन उसकी तरफ अभी थोड़ा झुका ही था कि हयाम ने जल्दी से अपनी गोद में पड़ी गिफ्ट को खोलना शुरू किया। उसके हाथ ना जाने क्यों कँपकँपा रहे थे, शायद वो इस तरह इतना सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी। उसके हाथों की लड़ज़ाहट ज़ामिन की नज़रों से छुपी ना रह सकी थी। गिफ्ट रैपर खोलते ही उसके हाथ में एक चौकोर सा डिब्बा आया जो बंद था। ज़ामिन की नज़रें उसकी तरफ ही थीं। हयाम ने वो डिब्बा खोला तो वो खाली था। उसने अचंभे से ज़ामिन की तरफ देखा, जो पहले ही उसकी तरफ मुतवज्जे था। ये तो खाली है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हयाम डिब्बी उसकी तरफ जानिब करते हुए बोली। उसके लहजे से टपकती मासूमियत से वो हँसा महसूस हुआ था। अच्छा? ज़ामिन चेहरे पर मस्नूई हैरत सजाते हुए अच्छा को लंबा खींचता हुआ डिब्बा उसके हाथ से पकड़ने के बहाने दोबारा उसकी कलाई को गिरफ्त में लेकर फिर से अपने करीब कर चुका था। हयाम की पुश्त ज़ामिन के सीने से लगी। ये क्या कर रहे हैं? वो इस उफ़्ताद के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थी। गुस्सा उसके चेहरे पर छलका था। कब से वो उसे तंग कर रहा था। उसके तंग करने पे में ही हयाम को साँसें लेना दुश्वार हो गया था। क्या यार बीवी, इतना आहिस्ता क्यों बोलती हो? ज़ामिन उसके कान के पास पास होंठ करते हुए सरगोशी में बोला। उसके होंठ हयाम के कान से मस हुए थे, जैसे हयाम के जिस्म में करंट दौड़ा था। उसके गाल ज़ामिन की इस हरकत की वजह से सुर्ख़ अनार हो गए थे। लंबी घनी पलकें लरज़ उठी थीं। क्या हुआ बीवी, चुप क्यों हो? हयाम की कलाई अब भी ज़ामिन की गिरफ्त में थी। ज़ामिन ने जब उसकी हालत गैर होती देखी तो उसकी कलाई छोड़ दी।
लेकिन हयाम अभी भी उसकी गिरफ्त में थी। ज़ामिन के हाथ हटाते ही हयाम की नज़र अपनी कलाई की तरफ गई, जहाँ एक बहुत खूबसूरत सिल्वर कलर का हथकड़ी की तर्ज का कड़ा था, जिसकी चाबी पर साइड पर दिल बना हुआ था और आगे और पीछे दो छोटे नग लगे हुए थे। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत था। ये कड़ा तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तू ज़ामिन की कैद में हो। ज़ामिन उसके कंधे पर ठोड़ी टिकाते हुए दोबारा उसके कान के करीब सरगोशी के अंदाज में बोला। वो जो पूरी तरह इस कड़े की जानिब मुतवज्जे थी, ज़ामिन के इस तरह करने से फिर से कन्फ्यूज़ हो गई और उसकी गिरफ्त से निकलने की जदोजहद करने लगी। ज़ामिन की कैद से निकलना मुमकिन नहीं, इसलिए कोशिश करके खुद को ना थकाओ। ज़ामिन ने उसकी गर्दन की तरफ झुका और अपने लब आहिस्तगी से उसकी गर्दन पर रख दिए। हयाम का दिल एक पल के लिए रुका था। पल प्लीज़ हली हयाम ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढाँपते हुए इल्तिजा की। उसकी आवाज़ की में झलकती लरज़ाहट को मद्देनज़र रखते हुए वो फ़ौरन दूर हो गया था। आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन ज़ामिन ने उस पर से अपनी गिरफ्त ख़त्म की। उसकी गिरफ्त से आज़ाद होते ही हयाम दौड़कर बेड से उतरी और हमवार साँसों को ठीक करने लगी। वो ज़ामिन की अंदर कहीं अधूरी बात का मतलब समझ गई थी। वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। उससे दूर तो हो गई थी, लेकिन उसकी नज़रें अब तक हयाम के वजूद पे उसकी एक-एक हरकत पे मरकूज़ थीं। ज़ामिन के लब ही नहीं बल्कि आँखें भी मुस्कुरा रही थीं। सुबह हयाम के उठने से पहले ही वो ऑफ़िस के लिए निकल गया था। कल जल्दी घर जाने की सूरत में उसे आज सवेरे ही निकलना पड़ा था। काम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। ऑफ़िस में पहुँचते ही उसे दारिम ज़ामिन के ऑफ़िस में ही बैठा नज़र आया। ओए तू कब आया? ज़ामिन उसे अचानक अपने ऑफिस में देखकर एकदम सरप्राइज़ हो गया था। कल रात, कैसा है तू? वो ज़ामिन के गले लगते हुए बोला था। आई एम फाइन, तू सुना? अभी तो प्रोग्राम था ना तेरा रुकने का मज़ीद? वहाँ वो कोट उतारता कुर्सी की पोस्ट पे लटकाता बोला था। अब सारे काम हो चुके थे तो रुकने का क्या सवाल, फिर मैं आ गया, वैसे भी यहाँ काम बहुत है। दारिम खास लहजे में बोला था, उसका साफ इशारा ध्यान सामिया की तरफ था। किस तरह वो उसके पीछे सामने बिछी चली गई थी। एक मुस्कुराहट उसकी मूंछों के नीचे खूबसूरत अनाबी लब फैले थे। अच्छा किया, ज़ामिन उसकी मुस्कुराहट को नोट ना कर सका था क्योंकि वो साथ में मोबाइल भी ऑन कर चुका था। तुम्हारी बीवी कैसी है? हमारी भाभी, अब वो सीधा होके बोला था। सिर्फ तेरी भाभी, हमारी नहीं। ज़ामिन ने नज़र उठा के उसे घूरा था, जो अब भी मुस्कुरा रहा था। समझ आ रहा है मुझे सब, दारिम हंसते हुए बोला था। यार मेरा मतलब है कि तू रिश्ता तो ना बिगाड़ना, वो सिर्फ तेरी भाभी है। वो संभल के आराम से बोला था। दारिम की मुस्कुराहट उसे जहर सी लगी थी। आखिर वो कैसे उस पे हंस सकता है? मुझे समझ आ रहा है, डोंट वरी, बच्चा तो नहीं हूं ना मैं। दारिम अब उसको तंग करने में लग गया था। जामिन की दुखती रग को वो अच्छे से जान जाता था। व्हाट यू मीन? जामिन ने उलझी नजरों से उसे देखा था। उसका हंसना मुस्कुराना जामिन को वाकई ही अब जहर लगा था। आई मीन, अब गुड न्यूज़ कब सुना रहे हैं आप? दारिम इतनी आसानी से बोला था कि जामिन की हैरत से आंखें फैली थी। कैसी गुड न्यूज़? वो बिल्कुल नहीं समझा था ऐसी क्या गुड न्यूज़ उसे सुनानी थी। बच्चे ना बनो तुम, मर्द बनो। दारिम झुंझुलाया बिल्कुल भी ना था, लेकिन उसका ना समझना उसे खिला ज़रूर था। तो मैं तुझे क्या लग रहा हूँ अभी? उसने मोबाइल बंद करके टेबल पे रखा था। अबे डैश, मुझे चाचू कब बना रहा है तू अब? गुड न्यूज़। दारिम ने टेबल पे पड़ी एक फाइल उठा के ज़मीन के सर पे मारी थी। औकात में रहो, वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाया था और कुर्सी से भी झटके से उठा था। दारिम खिलखिला के हँसा था। मैं ये तेरा दाँत तोड़ दूँगा, अंदर रख इन्हें। ज़ामिन बिफरा था। ओके, ओके बडी, रख ली ये अंदर। दारी मुस्कुराहट रोक चुका था। ज़ामिन उसके संजीदा होने पे दोबारा कुर्सी पे बैठा था। तू ज़्यादा औकात से बाहर आ गया है। पता भी है तूने क्या कहा है, बेगैरत? वो गुस्से से लाल होता 2-4 गालियाँ उसे दिल में देता बोला था। मैंने कुछ उल्टा-सीधा तो नहीं कहा, तेरे बच्चों का मैं चाचा ही लगूँगा, खालू लगने से तो रहा अब। ये ज़रा-सी मेरी ख़्वाहिश तो क्या तू क्या पूरी नहीं कर सकता? दारिम अब भी बाज़ ना आया था। तो यही ख़्वाहिश तो तू पूरी कर देना मेरी भी। यही ख़्वाहिश है कि तेरे बच्चों का चाचा मैं कहलाऊँ। वो उल्टा उस पे बात कर गया था। कोई बात नहीं, दोस्त पे तो जान कुर्बान है। यहाँ तो ज़रा-सी तेरी ये ख़्वाहिश है, अगले साल तक तो यकीनन चाचा बन जाएगा। दारिम खुले दिल से बोला था। अबे क्या बक रहा है तू? क्या कहीं वहाँ से पागल तो नहीं होकर आया ना? ज़ामिन पूरी तरह झुंझुला के रह गया था। कुछ नहीं, मैं आता हूँ कुछ देर में। दारिम कुर्सी से उठता जान छुड़ाता बोला था। बात पूरी करके जा। ज़ामिन ने उसकी कलाई को थामा था। ज़्यादा डीप में ना जाएं ज़ामिन साहब। वो उसे कलाई छुड़वाता वहाँ से निकल गया था। सर्दी ज़्यादा लग गई है मनहूस को। ज़ामिन मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया था। बेटा कब तक ऐसे रहोगे? मैं तो तरस गई हूँ तुम्हारी हंसी देखने को। आरज़ू बेगम बुरहान के कमरे में बैठी लाचार सी बोली थी। वो अभी ऑफिस से आया था, तभी वो उसके कमरे में गई थी।
मम्मी फेक स्माइल में अपने चेहरे पर नहीं ला सकता। वो तौलिया गर्दन से हटाता, सोफे पे डालता, टी शर्ट पहनता, आम से लहजे में बोला था। बात लेकर वो अभी ही आया था। मैं कौन सा कह रही हूँ फेक हंसो, मेरा बच्चा मेरे लिए ही सही, लेकिन हंसो, बोलो, लड़ो, लेकिन इस तरह मत करो। वो तौलिया उठाती, जगह पे रख के बोली थी। क्या हंसने की अब कोई वजह है? वो इस्तेज़ाइया हंसा था। दराज शीशे के सामने खड़ा अपने नम बाल बाल सेट करने लगा था। क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे सामने? वो दुख से बोली थी। मम्मी है आपकी अहमियत, तभी तो यहाँ हूँ, वरना ये शहर ही बुरा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ जगह तब्दील कर लूँ, खुद तो तब्दील हो ही चुका हूँ। अब वो बेड पे वापस आता, चाय का कप लेता बोला था। नहीं बेटा, सारा बिजनेस खराब हो जाएगा ऐसे तो, तुम संभल जाओ, खुद को खुश रखो। क्यों खुद को उसके गम में जाया कर रहे हो? तुम मेरे एक ही बेटे हो जान, ऐसा नहीं कर सकते। वो इल्तिजाइया लहजे में उसका चेहरा थामती बोली थी। लेकिन मम्मी मुझे नहीं रहना यहाँ, वो दुख समेत बोला था। जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो वो तो शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है। तुम खुद को क्यों जोगी बना रहे हो, जबकि तुम सब जानते हो। उन्हें गुस्सा आया था। मुझे लगता है मम्मी, मेरा दिल करता है मैं ज्यादती कर चुका हूँ। मैं कहीं ना कहीं गलती पर हूँ जो मुझे अब जीने नहीं दे रही। वो कप ट्रे में पटकता बोला था। तुम गलती पे नहीं हो, तो गलती पे हमेशा से हयाम थी। तुमने उसे पहचानने में देर कर दी। अब भी तो वो मैरिड है, हमें तो पता भी नहीं था कि पता भी नहीं कौन था वो जिससे उसे शादी की। वो बात बनाते जहर उगल चुकी थी। नहीं मम्मी, बस अब नहीं। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसका दिल तड़प उठा था। कहीं शदीद दर्द हुआ था। बुरहान, मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो बस। इस बात को हफ्ता गुजर चुका है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। वो जैसे तैसे असल बात पे आई थी। मम्मी क्या कह रही हैं आप? क्या मैं शादी के लायक लगता हूँ? ये कभी नहीं हो सकता, ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता मैं किसी और को। वो तैश में आया था, गैज़ो गज़ब के आलम में बोला था। क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम इनकार करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी, शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। वो उससे ज्यादा गुस्से में बोली थी। आप ब्लैकमेल नहीं कर सकती मम्मी, वो खुद सर हुआ था। तुम्हारी शादी में मारिया से कराना चाहती थी, लेकिन तुम हयाम में इंटरेस्टेड थे। मैं खामोश हो गई कि बेटे की खुशी है, लेकिन अब हयाम का तुम खुद देख चुके हो कि वो क्या करके गई है तुम्हारे साथ। अब फिर मारिया का ऑप्शन है, वो बेहतरीन एजुकेटेड खूबसूरत लड़की है। और सबसे बड़ी बात, तुम में भी इंटरेस्टेड है, लेकिन खामोश थी कि तुम हयाम के साथ खुश हो। बट तुम आए रोज उसकी इंसल्ट करते हो, और अब ऐसा नहीं होगा। मारिया से शादी अब मैं कराऊंगी और तुम इनकार नहीं कर सकते। वो उंगली उठा के उसे वार्न कर चुकी थी। तो आप ये नहीं जानती कि उसकी मजीद शादी होने पे कितनी इंसल्ट करूंगा। वो दुरुस्त लहजे में बोला था। ये मसला तुम दोनों का आपस का होगा, मजीद कोई बहस नहीं होगी। वो कहकर गुस्से से रूम से चली गई थी, जबकि बुरहान को समझ ना आया था कि वो किस तरह ये सब करेगा। अंकल, आखिर क्या बात है? आप यंग पे यंग होते जा रहे हैं, सब ठीक है ना? वो अदील हमदानी की ऑफिस में बड़ी शान से बैठी मुस्कुराहट सुर्ख लबों पर सजाए बोली थी। शायद मैं यंग ही रहने के लिए आया हूँ। वो फाइल पर झुके बोले थे, लहजे में उनकी शरारत थी। नॉट फेयर अंकल, आप जामिन के बड़े भाई ही लगने लगेंगे इस तरह तो। वो उनकी इस उम्र में भी मेंटेनेंस देख के हैरान रह जाती थी, किस कदर वो खुद को बना संवार के रखते थे। हर वक्त सूटेड कोट पैंट पे बाल जल से जमाए, चेहरे पे बला की संजीदगी सजाए रहते थे। इसी तरह उनकी बेगम थी। क्या खूब कहा है, जामिन साहब तो जामिन साहब हैं, हम कहाँ उनका मुकाबला कर सकते हैं। वो शेर जवान, हम गीदड़। वो अब फाइल बंद करते अपने सामने बैठी इस छोटी सी लड़की को देखते बोले थे, जो छोटी तो थी लेकिन अब अपनी उम्र से ज्यादा मजबूत, बड़ी और पूरे एतमाद थी। उसकी एक एक चाल से पूरे एतमादी बला का कॉन्फिडेंस झलकता था। नहीं अंकल, यू आर हिज फादर। बाय द वे, वेयर इज ही? ब्लैक जींस पे ब्लू शर्ट पहने, जिसपे सुर्ख बटन सुर्ख थे, एतमाद से कुर्सी पे बैठी अपने मैरून बालों की हाई पोनी टेल बनाए, हाथ एक दूसरे पे फंसाए बोली थी। जामिन, जामिन के नाम पे उनकी जुबान खुलते खुलते रुकी थी, कहीं उसे बुरा ना लग जाए। बेटा, जामिन तो कराची में ही है, उसकी पोस्टिंग वहीं है अब तक, वो संभल गए थे। हाँ, मेरी पोस्टिंग भी कराची में ही होने लगी थी इस मिशन के बाद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ ही हूँ। लेकिन जामिन दारिम से दूर यहाँ दिल नहीं लगता। मुझे लगता है कराची अच्छी जगह है। वजीहा का सब जब से मिशन कामयाब हुआ था, उसकी प्रमोशन कराची में होने लगी थी, लेकिन वो इनकार कर चुकी थी। मेरा बेटा, संभल के रहा करो तुम, और ख्याल भी किया करो, यहाँ बेहतर हो। और तुम भी वहाँ चली जाओगी तो मेरा और तुम्हारी आंटी का दिल कैसे लगेगा यहाँ अकेले? दारिम और जामिन तो हैं ही वहाँ। वो उसको बारहा समझाना चाहते थे, बाकी फैसला तो उसका अपना ही होना था। जहाँ बुलावा वहाँ वजीहा, वो कंधे झटकती मुस्कुराई थी। बहरहाल, जब तक आजकल मैं फारिग हूँ, मैं आपके साथ ऑफिस संभालूंगी, वो प्यार से उन्हें ऑफर कर गई थी। श्योर मेरा बेटा, सब कुछ तुम्हारा है।
وہ उसे हमेशा बेटा कहते थे क्योंकि वो ना ही ज़ामिन से कम थी और ना ही दारिम से, बल्कि हमेशा इन दोनों से एक कदम आगे रही थी। रात के खाने के बाद वो कमरे में आया था। मुलाजिम ने उसे खाना पेश किया था जबकि हयाम बेडरूम में ही थी। चलता हुआ एक नज़र हयाम पे डाल के जो मोबाइल हाथ में लिए न जाने क्या देख रही थी, वो साइड टेबल पे आया था। कांच का ग्लास पानी से भर के बेड पे बैठा था। हयाम, वो आहिस्ता आवाज में बोला था कि वो सुन भी ना सकी थी। हयाम, अब वो जरा तेज आवाज में बोला था कि हयाम के हाथ से मोबाइल नीचे गद्दे पे गिरा था। हाँ जी, वो बिना मोबाइल की तरफ देखे सहम के बोली थी। क्या मोबाइल में लगी रहती हो? मैंने तुम्हें आवाज दी थी। बहरहाल ये पकड़ो। वो पानी का भरा गिलास उसकी तरफ बढ़ाता बोला था। चेहरा हर किसी तासुर से पाक था। हयाम ने गिलास उससे लिया था और जामिन की बढ़ाती हुई टैबलेट थामी थी और खाई थी। वो उसकी अच्छी तरह केयर कर रहा था। अब सो जाओ। वो ग्लास वापस लेता था, हुक्म भरे अंदाज में बोला था और खुद लैपटॉप उठा के खोल के बैठ गया था। हयाम उसके कहने के फौरन बाद ही मोबाइल वापस रखती तकिया सेट करके लेट गई थी। उसका एक हुक्म हयाम के लिए काफी होता था। जरा देर में ही जामिन का मोबाइल बजने लगा था। मोबाइल उठा के उसने स्क्रीन पे जगमगाता नंबर देखा था और फिर दूसरी तरह नजर हयाम पे डाली थी जो उसकी तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी। हयाम, वो उसकी तरफ खिसकता उसके बराबर होकर उसके कंधे पे अपना हाथ रखता बोला था। हयाम एकदम उसके हाथ का जोर कंधे पर महसूस करके जल्दी से उठ के बैठी थी। जज जी, वो जरा सा दूर हुई थी लेकिन वो पहले से ही बेड के किनारे पे लेटी थी। मजीद दूर होती तो जमीन पे चली जाती। ये तुम्हारी दोस्त की कॉल है, इसको रिसीव करके सो जाना। वो मोबाइल उसके हाथ में थमा चुका था और एक हाथ से उसे उसके गिर्द कंधे पे रखा था। वो उसके बाजू के हल्के में आ गई थी। हयाम उसकी गिरफ्त में घबराई थी। कौन सी दोस्त? उसका दिमाग उसकी कुर्बत से माऊफ हुआ था। इतने दिन बाद उसे याद भी ना आया था कि कौन, लेकिन फिर जहन में आया था। क्या ये सामिया है? उसने नंबर देखा था और यस किया था। हेलो, वो आहिस्तगी से बोली थी। जामिन के साथ लग के बैठने में शायद उसकी आवाज़ उतनी ही आहिस्ता निकलनी थी। हयाम, हयाम, यार। निस्वानी आवाज़ सुन के सामिया जल्दी से बोली थी। आवाज़ पहचानने में उसे सेकंड लगा था। उसे नहीं मालूम था कि किस्मत इस तरह मेहरबान हो सकती है। सोते हुए उसे ऐसे ही जामिन का नंबर डायल किया था, लेकिन उम्मीद ना थी कि वो कॉल उठाएगा। लेकिन हयाम की आवाज़ में उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। आवाज़ में नमी घुल गई थी। कैसी हो? कहाँ हो? आई लव यू, आई मिस यू। वो एक साथ ही रोती आवाज़ से शुरू हो गई थी। ठीक हूँ। सामिया के बरक्स उसका लहजा आम था। खुशी की लहर उसके वजूद में नहीं दौड़ी थी, या उसे लगा ही नहीं था कि वो किसी अपने से बात कर रही है। तुम ठीक नहीं हो हयाम? सामिया परेशान हो गई थी। तुम कैसी हो? मैं कराची में हूँ। वो उसकी बात का उलट जवाब दे चुकी थी। आई एम फाइन। तुम्हें मालूम भी है तुम्हारे मनहूस शोहर को मैंने कितनी कॉल्स की हैं? वो कॉल्स ही नहीं उठाता था। कितना परेशान थी कि न जाने तुम्हें कहाँ लेकर मर गया है। लेकिन शुक्र कि तुम्हारी आवाज़ ने मेरी ज़िंदगी कितनी पुरकशिश बना दी है। सामिया सारा गुस्सा निकालती बोली थी। वक्त नहीं मिला होगा सामिया, वो जामिन पे जोर नजर डाल के बोली थी, जिसका ध्यान तो लैपटॉप पे था लेकिन वो बखूबी सब सुन रहा था। वो उसके करीब ही बैठी थी तो उसे बासानी सब सुनाई दे रहा था। कैसे वक्त नहीं मिला? सामिया को समझ ना आया था। इन्हें इन्हीं इन्हें वो बहुत ही कम आवाज में बोली थी कि जामिन का सुन सके। उससे बात करना दुश्वार हो रहा था। इतनी आहिस्ता बोलोगी तो तुम्हारी दोस्त बहरी हो जाएगी। आवाज निकालो। जामिन आंखें दिखाता बोला था और फिर से उसके कंधे पे जोर दिया था कि हयाम का सर जामिन के बाजू से लग गया था। क्या उसका रवैया ठीक है तुम्हारे साथ? क्या कर रही थी? मैं आऊंगी कराची इसी हफ्ते, तुम एड्रेस दे देना मुझे अभी। वो एक साथ बहुत सवाल कर चुकी थी। ब्राय करम मैडम, आप यहाँ तशरीफ इतनी जल्दी मत लाइएगा। न्यू मैरिड कपल हैं हम, हमें प्राइवेसी की ज़रूरत है। 2-3 महीने बाद चक्कर लगा लेंगी तो बेहतर है। आपकी दोस्त इस वक्त मसरूफ़ होती है, बल्कि रात के वक्त हम दोनों बहुत मसरूफ़ होते हैं। यू नो ना, इसलिए रात को आइंदा आप कॉल नहीं करेंगी। शुक्रिया, गुड नाइट। जामिन ने कब हयाम के हाथ से फ़ोन लिया और सामिया से कहा, उसे हैरत हुई थी। उसके मायनी खेज जुमले से वो तप उठी थी, लेकिन कह कुछ भी ना सकी थी, यहाँ तक कि वो कॉल बंद कर चुका था। अपनी दोस्त को बोलना आइंदा अपने काम से काम रखे, वरना उसके घर पे रेड करवा दूंगा कि वो दूसरों के शोरों को इस तरह गालियों से नवाजती है। जामिन फोन साइड पे रखता हयाम से बोला था। हयाम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आखिर क्या था वो शख्स? मैं सोती हूँ। वो जान बचाती उसके बाजू के हल्के से निकलना चाहती थी। जी नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ जागो जब तक मैं नहीं सोता। वो उसको साफ मना कर चुका था और वो नम आंखों से उसे देखती रह गई थी। उसके बाजू से लगी वो उसकी लैपटॉप पे चलती उंगलियां और लैपटॉप की स्क्रीन पे नजरें मरकूज कर चुकी थी। उसकी गिरफ्त से निकलना नामुमकिन था। हाँ, एकदम कटाक से फोन बंद देखकर सामिया चौंकी थी। जामिन ने उसे कितनी सुनाई थी। हयाम, तुम? उसे शदीद गुस्सा हयाम पे भी आया था। शर्म ही नहीं आती, कितना बेशर्म है।
وہ غصہ پیتی کچکچا کے بولی تھی۔ تبھی اسے یاد آیا تھا کہ دارم نے بھی اسے نمبر دیا تھا۔ موبائل کو دوبارہ کھول کے اس سے کانٹیکٹ لسٹ میں سے نمبر سرچ کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم جیسے لوگ بھی اپنے پرومسز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک دن نہیں تم نے 2 دن مجھے انتظار کروایا ہے۔ جلدی سے جو سمجھ آیا تھا اسے ٹائپ کر کے واٹس ایپ کیا تھا۔ ٹائم دیکھ کے وہ موبائل رکھ چکی تھی، ویسے بھی رات کافی ہو گئی تھی۔ تبھی اس کا موبائل فوراً سے رنگ کیا تھا۔ اس کے انتظار میں بہت مزہ ہے لذت یار۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں سامیہ کو جواب موصول ہوا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، اتنی فاسٹ سروس۔ سامیہ موبائل کی اسکرین دیکھ کے میسج پڑھ رہی تھی، جبکہ داریم تو شاید اس کی طرف سے پہل کے انتظار میں تھا۔ مسٹر لذت یار کی کبھی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ اس کے کبھی انتظار نہیں کروایا، جبکہ لذت زندگی اس کے انتظار میں بالکل مزہ نہیں۔ اس کی مخروطی سفید انگلیاں موبائل میں ٹائپنگ کر رہی تھی۔ داریم کو اس کا میسج بالکل سمجھ نہ آیا تھا، جیسے مجھے نہیں آیا۔ تمہارا یار اور زندگی الگ الگ ہے۔ دارم لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ زیادہ ڈیپ نہ جاؤ، تم نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ کال کرواؤں گا۔ وہ بنا کے وہ لکھنے میں مگن تھی، اس کی ایٹیٹیوڈک طبیعت عروج پہ تھی۔ کیا زیادہ ڈیپ نہ جاؤ تمہارا تکیہ کلام ہے؟ وہ چیڑا تھا۔ میری بات کا جواب دو، فضول نہ لکھو۔ سامیہ ضامن کا غصہ شاید اس پہ نکالنا چاہتی تھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ تم کوئی لٹکنے والی چیز ہو کہ تم پہ لٹکا جائے گا؟ دارم نے جیسے مذاق سا اڑایا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! سامیہ کا چہرہ ذلت سے سرخ ہوا تھا۔ پہلے ضامن، اب یہ۔ تمہیں سخت نیند کی ضرورت ہے، سو جاؤ اب۔ شب بخیر! آخری جملہ لکھ کے دارم نے فون بند کیا تھا۔ وہ کیوں پیچھے رہتا، جبکہ سامیہ کا دل کیا تھا کہ موبائل ہی اٹھا کے پھینک دے۔ دارم کا میسج پڑھنے کے بعد اسے فوراً سے بلاک کے آپشن میں جا کے اسے پہلی فرصت میں بلاک کیا تھا، جبکہ ضامن کا نمبر بھی اسے بلیک لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ نہیں مر رہی میں۔ بالوں کو سمیٹ کے بند بنا کے وہ بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ کھٹ پٹ کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد اسے اپنے گرد دیکھا تھا، جہاں ضامن اسی حالت میں گود میں لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا کام کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے برابر میں ہی اس کے پاس پڑے تکیے پہ سوئی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ جاگتے جاگتے کب وہ سوئی اسے معلوم ہی نہ ہوا تھا۔ گھڑی میں نگاہ ڈالنے کے بعد دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ کیا یہ اب تک جاگ رہے ہیں؟ اسے آہستہ سے کروٹ لے کر سوچا تھا اور دوبارہ آنکھیں بند کی تھی۔ کام اتنا تھا سو ہی نہیں سکا۔ اسے اپنے قریب سے آواز سنائی دی تھی۔ ضامن نے اس کا بیدار ہونا دیکھ لیا تھا، تبھی وہ نظریں اسکرین پہ جمائے بولا تھا۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ بعض اوقات اسے یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ بولے تو بولے کیا۔ ضامن کی ہر بات کا جواب دینا اسے سخت محال لگتا تھا۔ اب نیند پوری ہو گئی ہے تو میرے لیے ناشتہ تیار کروا دو۔ جب وہ کچھ نہ بولی تھی تو وہ دوبارہ بولا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی۔ وہ کمبل اٹھا کے اٹھی تھی اور بیڈ سے اتر کر سلیپر پہنے تھے۔ 5 منٹ بعد وہ فریش ہو کر آئی تھی اور پہلی دفعہ خود سے کمرے سے باہر نکلی تھی، ورنہ ضامن ہی اسے باہر لے جاتا تھا یا زیادہ وقت وہ کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ نکسک سے تیار وہ نیچے آیا تھا، ہاتھ میں تھاما ہوا بیگ دوسری کرسی پہ رکھا تھا اور خود فرنٹ کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ حیام! گھڑی میں ٹائم دیکھ کر وہ بولا تھا جو 8 بجا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ناشتے کی ٹرے لیے کچن سے باہر آئی تھی اور اس کے سامنے رکھی تھی۔ تیز چلتی سانسوں سے وہ وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ ذرا دیر میں کس مشکل سے اس نے اکیلے یہ پہلی دفعہ ناشتہ تیار کیا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ نہ ہی اسے کوئی چیز مل رہی تھی، نہ ہی کوئی سامان۔ یہ کیا ہے؟ وہ ناشتے کی ٹرے میں رکھا سامان دیکھ کے بولا تھا۔ ایک دکھ بھری نظر اسے حیام پہ ڈالی تھی، جو آنکھیں جھکائے اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ یہ کیا بنایا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کے بولا تھا۔ اس کے ہاتھ کی نمی ضامن محسوس کر چکا تھا کہ وہ کتنی نروس ہے۔ انڈے کا آملیٹ اور بریڈ دیکھ کے اسے اچھا نہ لگا تھا، چونکہ وہ بھاری غذا سے بھرپور ناشتہ کرنے کا عادی تھا۔ کیا؟ حیام بمشکل بولی تھی۔ میں نے کہا تھا ناشتہ تیار کرواؤ، تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم بناؤ۔ تم کیوں میرے لیے اتنا ہوار ہوئی؟ تمہیں ڈاکٹر نے منع بھی کیا ہے۔ اوہ سوری، شاید یہ میری ہی غلطی ہے کہ جلدی میں تمہیں ناشتے کا بول دیا اور تم نے اتنی محنت کی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو کے اس کے مقابل آ گیا تھا اور ایک ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کے اس کا گلاب کے مانند چہرہ اوپر کیا تھا۔ سوری، چہرے کے قریب کر کے وہ مدھم آواز میں بولا تھا کہ صرف ذرا سا ہی فاصلہ ان کے درمیان میں رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہوں میں۔ وہ ذرا سے پیچھے ہوئی تھی اور رخ موڑ کے بولی تھی، مجھے تو ٹھیک نہیں لگتی۔ ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھا کے پیچھے سے اس کے گرد حصار باندھ کے چہرہ اس کے دائیں کندھے کے پر ٹکا کے وہ بولا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اسے حیام کے بال پکڑے ہوئے تھے۔ وہ اس کی پیش قدمی دیکھ کے بوکھلائی تھی۔ اس کے حصار میں وہ ہمیشہ کی طرح خود کو قید ہوا محسوس کر رہی تھی۔
آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ وہ ضبط کرتی سرخ چہرہ لیے بولی تھی۔ غصے سے اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش بگڑ گئے تھے۔ کیسا؟ وہ انجان بنا تھا، نہ جانے کیوں اسے بالکل خیال بھی نہیں آیا تھا کہ وہ روم میں نہیں بلکہ ڈائننگ روم میں ہے۔ آپ کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ اتنے دنوں سے دل میں پالا ہوا سوال وہ منہ پہ لا پائی تھی۔ ضامن نے اب تک اسے آزاد نہ کیا تھا، بلکہ دوسرا ہاتھ بھی اس کے بالوں سے ہٹا کے اس کے پیٹ پہ رکھ دیا تھا۔ سختی کے بجائے اس کی گرفت میں نرمی تھی، تبھی وہ صبر کرتی رہی۔ کیا کیا سب کر رہا ہوں؟ میں تو کچھ نہیں کر رہا۔ وہ ایک بار پھر انجان سا بن گیا تھا۔ آپ کیوں نہ سمجھ بن رہے ہیں؟ اب وہ اس کے ہاتھ ہٹانے کی بھرپور کوشش کر کے اس سے الگ ہوئی تھی۔ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا یہ سب؟ وہ اب سینے پہ دونوں ہاتھ باندھتا اس کے چہرے کو فوکس کرتا بولا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پہ میں سے رکھی ایک کرسی کو گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا تم خود کو اچھی لگ رہی ہو؟ جب وہ بیٹھی تو وہ خود بھی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، صاف جواب اس سے دیا تھا۔ اچھا، رات میں بات کریں گے اس ٹاپک پہ۔ انتظار کرنا میرا۔ وہ ناشتہ شروع کر چکا تھا اور مزید بات بھی ختم کر چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے تجھے لاہور واپس جانا چاہیے، وہاں جا کر ہی کچھ کلیو مل سکتا ہے۔ وہ دونوں اس وقت آفس میں موجود تھے۔ کیس کو ڈسکس کرنے دارم کو اس نے اپنے آفس بلایا تھا۔ جو چاہتا ہوں وہ ہو نہیں رہا، جس کے لیے سب کچھ کیا تھا، اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ فائل کو بند کر کے ضامن سوچتے ہوئے عام سے انداز میں بولا تھا۔ اس کے چہرے پہ رات بھر جاگنے کی تھکان تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ دارم کو اچنبھا ہوا تھا۔ میں نے حیام سے شادی یوں ہی نہیں کی تھی یار، اس کے پیچھے بھی وجہ تھی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا آنکھیں موند کے بولا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم زام؟ کیا وجہ تھی؟ دارم کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، یا وہ کچھ اس قدر غلط ہونے کا پہلے سے ہی تصور کر رہا تھا؟ میں چاہتا تھا حیام کے ذریعے اس تک پہنچ جاؤں، لیکن اب یہ بہت مشکل لگ رہا ہے۔ اس سے کچھ جاننا بھی چاہوں تو وہ مجھے کھانے کو دوڑتی ہے۔ وہ اپنی ہی ٹون میں آنکھیں بند کیے حیام کے رد عمل کو سوچتا ہوا بولا تھا۔ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بکھری تھی۔ کیا بک رہے ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دارم کے سر سے گزری تھی اس کی اتنی وضاحت بھی۔ یہ بندہ یاد ہے؟ تم نے یہ حیام کی بارات میں اس کو تو دیکھا ہوگا صحیح طرح۔ لمحے کے اندر ضامن نے اپنے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف کر کے سیکریٹریٹ سیکرٹ فولڈر کھول کے کوئی فائل اوپن کر کے دوبارہ لیپ ٹاپ کا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ یہ کام اس نے سیکنڈز میں کیا تھا۔ یہ تو یار، یہ تو شاید وہی ہے۔ دارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ کھلی تصویر کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ یہ شخص اسے کہیں دیکھا ہے۔ یہ وہی ہے یار، حیام کی بارات میں جو تھا، یہ تو وہی ہے نا؟ زوم کر کے اسے اچھی طرح چیک کیا تھا، لیکن اس کا یہاں کیا کام؟ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس نے اب ضامن کو دیکھا تھا، جو فائل کھول رہا تھا۔ اوکے، یہ کون ہے؟ اس کو پہچانو۔ دوسری فائل اس نے دارم کو دکھائی تھی، جس میں بھی تصویر تھی۔ کمپیئر کرنا اچھی طرح ضامن کہنا نہیں بھولا تھا، جبکہ دارم دونوں فائلز میں کھلی تصویروں کو اچھی طرح کمپیئر کرنے لگا تھا، اور جیسے جیسے اس نے ایک دوسرے چیز کو اچھی طرح فوکس کر کے دیکھا تھا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ او مائی گاڈ! وہ سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا لمبی سانس لیتا بولا تھا۔ اتنی شبیہ! وہ حیران ہوا تھا۔ ابے یار، یہ شبیہ نہیں ہے، یہ سیم ٹو سیم وہی ہے۔ کوئی دوسرا پیس تھوڑی ہے، ایک ہی شخص ہے یہ، بٹ ہر موقع کے لحاظ سے سب چینجنگ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے ایک گنڈا بھی تو تہذیب تمیزدار بزنس مین، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے۔ ضامن استہزائیہ ہنسا تھا۔ او، اب میں سمجھ رہا ہوں تیری بات۔ ضامن، تم ابھی اس کو سائڈ کر دو۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم اس لڑکی کو یوز کر رہے ہو جس کو تم بیوی بنا کے لائے ہو؟ دارم کو سچ میں دکھ ہوا تھا۔ وہ ایک ہمدرد مدد کرنے والا انسان تھا۔ کیوں اس کو سائڈ کر دوں؟ تمہیں نہیں معلوم یہ کس قدر گھٹیا کام کر رہا ہے؟ نہ جانے کتنی سپلائی کر چکا ہے یہ لڑکیوں کی، اور نہ جانے کس کس چیز کی۔ ضامن کو صرف اپنے کام سے مطلب تھا۔ تم کس قدر مطلب پرست ہو، انکل کو میں ابھی بتا دوں گا یہ۔ رکو ذرا، وہ اپنا موبائل کا لاک کھول کے غصے سے بولا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ باپ کا نام سن کے ضامن ایک سیکنڈ میں کرسی سے اٹھا تھا اور اس کی طرف بڑھا تھا تاکہ فون جھپٹ سکے۔ اس لڑکی سے اس لڑکے کا کیا تعلق ہے؟ تم کیا پوچھو گے حیام سے، اور کیا بتائے گی وہ تمہیں؟ وہ موبائل واپس رکھ کے بولا تھا، محض وہ اسے دھمکی دے رہا تھا۔ تم ڈیڈ کو کال نہیں کرو گے؟ اگر تم میرے پارٹنر ہو اور تمہیں سب بتاتا ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تمہیں مجھے موم ڈیڈ کی دھمکی دو۔ اب غصے میں آنے کی ذمہ داری ضامن کی تھی۔ وہ دارم کی حرکت پہ چڑھ گیا تھا۔ تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ تم کتنے غلط ہو؟ دارم افسوس سے بولا تھا۔ میں غلط نہیں ہوں، اسے تحفظ کی ضرورت تھی اور میں نے بس اسے تحفظ دیا، اس کے علاوہ کیا دوں گا؟ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔
खुद के अमल को इतना सोचोगे तो यकीनन तुम गलत भी करोगे, तो तुमको खुद को सही लगोगे। तुमने उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, बल्कि बस अपना मतलब पूरा करके बाहर निकाल फेंका है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। वो चिल्लाया था। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटता हूँ, दारिम में क्यों निकालूंगा? उसे उलझन हुई थी। अभी बस तुम आगे आगे देखो होता है क्या। तुम्हारे इंतजार में काफी लोग बैठे हैं। बस तुम इस्लामाबाद आ जाओ एक दफा, तुम खुद उसे छोड़ दोगे। काफी जज्बाती होना अपने अजीज लोगों के लिए। एक तंजिया मुस्कुराहट उसे जामिन की तरफ उछाली थी और कुर्सी से उठ गया था। कुर्सी की पोस्ट से उसे अपनी जैकेट ली थी। दारिम, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। वो उसको उठता देख के खुद भी उठा था। हयाम को भी अपना ये राज बता देना था कि वो बेचारी पहले से ही इस सिचुएशन के लिए रेडी हो जाए। गुड लक फॉर योर ब्यूटीफुल अपकमिंग मिशन। वो उसकी बात को नजरअंदाज करता वहां से निकल गया था, जबकि जामिन उसे रोक भी ना सका था। ये कितना गलत समझ रहा है मुझे। वो दोबारा बैठ के उसके और अपने दरमियान की गई बातों को सोचने लगा था। तुम क्यों भाग रहे हो मुझसे बुरहान? तुम इस तरह बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो बड़ी आजादी और हिम्मत से उसके बेडरूम का दरवाजा खोल के अंदर अंदर गई थी। एक तो मुझे समझ नहीं आता, मारिया। मारिया, क्यों पीछे पड़ गई हो मेरे? किसकी इजाजत से तुम मेरे बेडरूम में कदम रखती हो? वो ऑफिस से आकर बेड पे लेटने के अंदाज में बैठा चाय पीने में मगन था, जब वो धड़ाम से दरवाजा खोल के अंदर आई थी। वो डायरेक्ट यूनी से इधर आ गई थी। अब तो ये बेडरूम मेरा ही होने वाला है। फिर मैं तुम्हें कभी यहाँ से भागने नहीं दूंगी। यहाँ तक कि इस बेडरूम से बाहर जाने के लिए भी तुम्हें मेरी इजाजत दरकार होगी। वो मजे से बेबाक गुफ्तगू कर रही थी। बुरहान जिच होता तो वो मजीद करती थी। माय फुट। उसकी इतनी बेबाक बातें सुन के वो तप गया था। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हुआ था। चाय का मग उससे पूरी कुवत से जमीन पे फेंका था कि मारिया की मुस्कुराहट सिमटी थी। उसके मुंह पे मारना था ना। इतने हसीन ख्वाब क्यों देखती हो तुम? वो उसका बाजू सख्ती से पकड़ के बोला था। इतनी सख्ती उसकी गिरफ्त में थी कि मारिया को अपने बाजू में बुरहान की सख्त उंगलियां खुपती हुई महसूस हुई थी। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो लफ्ज चबा चबा के बोला था। इतनी सख्ती शायद पहली दफा मारिया ने उसके रवैये में देखी थी। मम मैं तो करती हूँ ना मोहब्बत तुमसे। पहली दफ़ा उसका लहज़ा, उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई थी। कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? वो तंज़िया हँसता हुआ बोला था। सुर्ख़ शर्ट में, ब्लैक जीन्स में, बिना किसी दुपट्टे या मफ़लर के बगैर अपने भूरे बालों को खुला छोड़े वो उसके सामने थी। उसके खूबसूरत नकूश बिना किसी मेकअप से पाक थे। बस गुदाज़ लबों पे ही सुर्ख़ लिपस्टिक मौजूद थी। वो किसी को भी ज़ेर करने के लिए काफ़ी थी। खूबसूरती के सारे हथियारों से लैस थी। अगर कोई भी बुरहान की जगह होता तो ज़रूर अपनी किस्मत पे खुश होता। बेहद, बेइंतहा, बेपनाह, वो नज़रें झुका के इज़हार कर रही थी। पहली दफ़ा वो उसकी आँखों में नहीं देख पा रही थी। वॉव! एक झटके से उसने उसका बाजू छोड़ा था और उसकी कमर में बाजू डाला था और बिल्कुल अपने सामने किया था। ड्रेसिंग टेबल पे वो उसको साथ लगा के लेकर गया था, जबकि मुकाबिल मारिया उसकी इतनी कुर्बत पे पिघल रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर पहुंचकर उसने अपना रेयर परफ्यूम की बोतल उठा के ड्रेसिंग पे ही पटकी थी कि वो टूट गई थी। उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, जबकि लिक्विड सारा फैल चुका था। मारिया ये देख के हैरत से उसके रद्द अमल देखने लगी थी। बुरहान का इस तरह का रूप तो वो पहली बार ही देख रही थी, वरना वो तो बहुत सॉफ्ट नेचर का था। किसी को इतना सख्ती से पकड़ता भी उसने ना देखा था। हयाम को तो वो छुई मुई बिल्कुल फूल की तरह छूता था। अगर सख्ती करे तो वो झा जाए, लेकिन यहाँ तो वो बुरहान के बरक्स था। परफ्यूम की बॉटल का छोटा-सा लंबा नोकीला टुकड़ा बुरहान ने अपने हाथ में लिया था और मारिया के चेहरे के करीब लेकर गया था। शादी करोगी ना मुझसे? वो दांत कचकचा के बोला था। वो हाँ हाँ में सर हिला रही थी। उसकी गिरफ्त में अब वो मचल रही थी, न जाने आगे वो क्या करने वाला था। कांच के टुकड़े को वो उसके हसीन चेहरे पे ना तो ना सही, लेकिन उसकी गर्दन के करीब ब्यूटी बॉन्ड पे जरूर रख चुका था। ये 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 क्या कर कर रहे हो? उसके आंसू पहली दफा उसके सामने आंखों से लरस के गालों पे फिसले थे। कुछ नहीं, मोहब्बत से कर रहा हूँ। वही कांच का टुकड़ा उसकी नेक बोन पे उसने आहिस्तगी से फेरा था। वो इस कदर नोकीला था कि पहली ही धार में वहां से खून की लंबी लाइन नुमायां हुई थी। मारिया दर्द से, तकलीफ और जब्त से आंखें बंद करके रोने लगी थी। अब उसकी बिन आवाज आंसू सिसकियों में बदले थे, जब बुरहान वही कांच का टुकड़ा उसकी शर्ट की आस्तीन ऊपर करके उसके गुदाज सफेद बाजू पे फेर चुका था और इस वक्त वो काफी जोर से रोई थी। मेरी मोहब्बत में ऐसी तकलीफें, दर्द तो तुम सह सकती हो ना? वो उसकी कमर से हाथ हटाता, उसको बेड पे फेंकता तंज से बोला था। एक जख्मी मुस्कुराहट बुरहान के लबों पे थी, जबकि मारिया घुट घुट के रो रही थी। गर्दन और बाजू पे कट की तकलीफ से वो तड़प गई थी, जबकि बुरहान उस एक निगाह उसको उसके रोते लरसते वजूद पे डाल के बेडरूम जाके दरवाजे को लॉक्ड करता
करके ताकि मॉम ना आ सके बाथरूम में चला गया था। बाथरूम से फ्रेश होने के बाद वो दोबारा बेडरूम में आया था। मारिया अब तक उसी हालत में पड़ी थी जिस तरह वो फेंक के गया था। उठो मेरे बेड से, वो दुरुस्त लहजे में बोला था। मारिया पहली दफा उसके रवैये से सहमी और डरी थी। फौरन से वो बेड से उठी थी। ये आइंदा इस तरह के कपड़े जेब तन करके मेरे पास मत आना। खबरदार, जो तुम दुपट्टे के बगैर वाहियात ड्रेसिंग में नजर आई। वो उसकी टाइट कपड़ों पे चोट करता बोला था। वो बेड के कॉर्नर पे बैठी चुप करके सुन रही थी। गर्दन पे फैले खून पे वो अपना हाथ फेर रही थी। उसकी हथेली पे खून के कतरे लगे थे। उसको शदीद दर्द महसूस हो रहा था। बुरहान अलमारी में न जाने क्या ढूंढता वापस आया था और उसके मुंह पे कुछ मारा था। मुंह पे कुछ कपड़ा महसूस करके वो हैरत की ज्यादती से उसे देखने लगी थी। ये ढक के जाओ यहाँ से फौरन। प्रिंटेड स्टॉलर की तरफ इशारा करते वो बोला था। उतरन नहीं है, गिफ्ट लिया था अपनी बीवी के लिए, लेकिन अब तुम ही रख लो, तुम्हें इस तरह की चीजों की सख्त जरूरत है। वो गुस्से से कहता फर्स्ट एड बॉक्स लेता उसके पास ही बैठा था। 2 मिनट में अपना हुलिया दुरुस्त करो और ये चाय के कप के टुकड़े और परफ्यूम की बोतल के टुकड़े इन सबको साफ करती जाना। तुम्हारी वजह से मेरा बेडरूम खराब हो गया है, बेड की बेडशीट भी चेंज करनी पड़ेगी। वो उसको तकलीफ देने के लिए एक से एक जुमला बोल रहा था। मारिया को इस वक्त शदीद सुबकी महसूस हुई थी जबकि वो स्टडी रूम में चला गया था। वो कुछ कह भी ना सकी थी। महबूब था वो उसका, इतना तो सह ही सकती थी। मैं मानता हूँ कि ये शादी करने का मैंने सेकंड्स में फैसला लिया था, लेकिन इस सब में ये भी तो ना था कि मैं उसे बीच रास्ते में छोड़ दूंगा। उसके फियांसी ने वो सपना देखा था जो मैंने देखा था। वो आखिर क्यों धोखा खा गया था? मैं वाकई उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, हिफाजत करना चाहता था, क्योंकि आगे बहुत खतरनाक सलूक होने वाला था उसके साथ अगर मैं ये कदम ना उठाता। लेकिन किस तरह दारिम को कन्विंस करूं? वो बेड पे नीम दराज मुस्तकिल सोचे पे सोचे जा रहा था। उसका दिमाग माउफ हो गया था। नींद की थकान उसके चेहरे पे थी। कल भी सारी रात वो जागता रहा था और आज भी शायद वो सोने की पोजीशन में ना था। जब ही हयाम कमरे में आई थी और उस पे एक नज़र डाल के अपनी साइड आके लेट गई थी। आज ऑफिस से आकर उसने हयाम से कोई बात तक ना की थी। मुझे इस रिश्ते को नाम देना होगा। कब तक हम ऐसे ऐसे ही रहेंगे? आज दारिम ने कहा है, कल मुझे डैड भी कहेंगे। मैं तो सबकी नज़रों से गिर जाऊंगा। मैं अपना किरदार किस तरह मशकूक कर सकता हूँ? हयाम पे सब छोड़ा तो वाकई सब गलत हो जाएगा। महीना हो चुका है हमारे निकाह को, लेकिन अभी तक उससे ज़्यादा वो सोच नहीं सकता था। उसकी कनपटियाँ दुखने लगी थीं। वो खिसक के हयाम के बिल्कुल बराबर हो गया था और उसके ऊपर अपना हिसार बांधा था। हयाम जो सुकून से लेटी थी अपनी पुश्त पे किसी की मौजूदगी का एहसास करके गड़बड़ाने के साथ साथ सिटपिटा भी गई थी। वो उसको मुकम्मल तौर पे अपने हिसार में ले चुका था। ज़ामिन ज़ा वो बहुत ही कम उसका नाम ले पाई थी। शायद ये तीसरी या चौथी बार था। सहम के वो हकलाई थी। जी, वो बड़ा ताबेदारी से बोला था और उसका रुख अपनी तरफ किया था और उसके चेहरे पे झुका था। आप आप क्या कर रहे हैं? मुझे वो अटक-अटक के बोली थी, जबकि ज़ामिन ने उसके गुलाब की पंखुड़ी के मानिंद लबों पे अपनी उंगलियाँ शहादत रखी थी। प्लीज़ चुप। वो खुद बेबस था जबकि हयाम उसे खाली-खाली नज़रों से देख रही थी। क्या वो आज उसकी नहीं सुनने वाला था? उसकी आंखें नम सी हुई थी। मुझे वक्त दें, वो रूहानी अंदाज में आंसू समेत बोली थी। उसका सुर्ख चेहरा और भी सुर्ख हुआ था। वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। उसके चेहरे पे तेजी से फैलते आंसू को वो अपने पोरों से साफ करता बहके हुए अंदाज में बोला था। नहीं। वो चेहरा दूसरी तरफ करके शायद उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। हयाम के वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। हाँ, उसके कान के करीब वो होकर वो बोला था। आई एम नॉट रेडी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो अब तेज आवाज में चीखने के अंदाज में बोली थी। वो अच्छी तरह जिच हो रही थी। उसकी भी कोई मर्जी थी। सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था। क्या उसकी जात की अहमियत कुछ ना थी? कोई बेजान चीज तो ना थी कि जिसका दिल चाहा यूज कर लिया? तुम कभी भी रेडी नहीं होगी। वो उसका चेहरा अपनी तरफ करके खास लहजे में बोला था और उसकी एक भी सुने बगैर अपने लब उसके नम गाल पे रखे थे। मैं बात नहीं करूंगी आपसे कभी भी फिर। वो अपने तेई से न जाने क्या ओल फोल बक रही थी। खैर है, वैसे भी तुम कौन सा बात करती हो, मैं ही करता हूँ, तब भी मैं ही कर लूंगा। अब वो उसके दूसरे गाल पे होंठ रखता बोला था। आपके साथ क्या मसला है? क्यों समझ नहीं आ रहा? क्यों मेरी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद करना चाहते हैं? क्या इस ज़िंदगी पे मेरी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं है? क्यों सबकी तरह मैं आज़ाद नहीं हूँ अपना फ़ैसला लेने के लिए? क्या मैं कोई खिलौना हूँ कि जिसका दिल करेगा खेल लेगा? आप भी तो मुझसे खेलना ही चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब? वो बड़ी मुश्किल से ही सही लेकिन उसको पीछे धक्का देती तड़प के बोली थी और उससे दूर होकर वो वहाँ से उठ गई थी। तुमसे खेलना होता तो मैंने कब का न जाने कितनी दफ़ा खेल चुका होता। वो उसकी बातों को गौर करता गुस्से से बोला था। हयाम की बातों ने उसका मीटर लम्हे में घुमा दिया था। क्यों वो ऐसा सोच रही है?
تو کیوں کی آپ نے مجھ سے شادی؟ کیسے آپ کسی کسی کے ساتھ اس طرح اچانک شادی کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ سب التفات، مجھے یہ سب نہیں لگتا صحیح۔ آپ جب قریب آتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، اور جب مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ دل میں پلتا شک زبان پہ لے آئی تھی، جبکہ ضامن ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس کی بھلائی، اس کی دی ہوئی سپورٹ کیا حیام کے لیے محض کچھ نہ تھی؟ حیام؟ بس وہ بیڈ سے اٹھتا، اس پہ دھاڑا تھا، اس کا موڈ یکدم بگڑا تھا۔ مجھ سے آپ نے شادی کی، میں بہت شکر گزار ہوں، لیکن نہ ہی آپ سے محبت کر سکتی ہوں۔ وہ گالوں پہ پھسلتے آنسو صاف کرتی بولی تھی۔ مجھے تمہاری محبت بھیک میں نہیں چاہیے محترمہ۔ ضامن دنگ رہ گیا تھا۔ وہ کس قدر اس کا خیال کر رہا تھا، اور وہ اس قدر دردناک جملوں سے اسے زخمی کرے گی۔ آپ نے مجھے اپنا نام دے دیا ہے، کافی ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی تھی، جیسے اس طرح وہ اس کے ساتھ ایک مضبوط رشتے میں رہ سکتی تھی۔ ضامن اس سے زائیہ ہنسا تھا، اس کی ہنسی میں بھی ایک تکلیف تھی۔ حیام نے چونک کر اسے دیکھا تھا کہ اس نے کب ہنسنے والی بات کی ہے جو وہ ہنسا ہے۔ میری موم تمہیں اس طرح ڈائریکٹ ڈائیورس دلوا دیں گی، تم رہتی رہنا میرے نام کے ساتھ۔ پہلے میں اس رشتے کو وقت اور عزت دینا چاہتا تھا، لیکن تم نے تو مجھے میری نظروں میں ہی گرا دیا ہے۔ میں اس تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، بٹ آپ اپنے خول میں رہیں، کیونکہ مجھے تمہاری بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے کھیلنا ہی ہوتا تو اس شہر میں ایسی بہت سی جگہ ہیں جہاں پیسے پھینک کر ایک سے نہیں بہت سی کے ساتھ کھیلا جا سکتا تھا، لیکن حرام حلال کا فرق مجھے معلوم ہے۔ وہ ایک ایک لفظ کو چبا کے غصے کی زیادتی سے بولا تھا۔ کس قدر حیام کے رویے نے اسے تکلیف دی تھی وہ برداشت کر گیا تھا۔ موبائل، جیکٹ اور کیز لے کر وہ کمرے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا تھا، جبکہ حیام کی سوئی ڈائیورس پہ اٹک گئی تھی۔ اسے ہوش ایک دم تب آیا تھا جب دروازہ بند ہونے کی آواز کھٹاک سے آئی تھی۔ ڈائیورس کے لفظ پہ اس کی آنکھیں مزید بھیگنے لگی تھیں۔ وہ کس طرح آگے کا فیس کرے گی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر ضامن کی باتیں اس کے ذہن سے چمٹ گئی تھیں۔ اسی اثنا میں اس کا فون بج اٹھا تھا، رنگ بار بار ہو رہی تھی۔ رنگ کی آواز پہ وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے اس نے فون اٹھایا تھا، میسنجر پہ کال دیکھ کے وہ حیران ہوئی تھی۔ کسی لڑکی کی آئی ڈی سے اسے کال آ رہی تھی، اسے نہیں معلوم تھا یہ کون ہے۔ اس کی ہر طرح طرح کی آئی ڈی اس سے زیادہ سامیہ استعمال کرتی تھی۔ آنسو صاف کرتی وہ بمشکل یس کا آپشن کر چکی تھی۔ اسے لگا تھا سامنے سامیہ ہوگی، کیونکہ نام ہی میاں سا خان تھا۔ وہ ہیلو، وہ فون کان سے لگاتی بولی تھی۔ ہیلو جان، جان تم کہاں ہو؟ تمہیں بہت مس کر رہا ہوں میں، کیسی ہو تم؟ دوسری طرف سے بہت سے سوال کیے گئے تھے۔ کون؟ وہ مردانہ آواز سن کے سرپرائز ہوئی تھی۔ کیا یہ فیک آئی ڈی تھی؟ اس کا ہاتھ کپ کپائے تھے۔ حیام، میں بہت جلدی تمہیں تمہارے سو کالڈ شوہر سے چھین لوں گا۔ اس دن ہماری شادی تو نہیں ہو سکی، لیکن آئندہ دنوں میں ہو جائے گی۔ کون ہو تم؟ حیام کی آواز اور لہجہ کپ کپا رہا تھا، لیکن وہ پورے اعتمادی سے بولی تھی۔ برہان اسے ہرگز نہ لگا تھا۔ تم تک پہنچنے کے لیے میں نے خود کو بہت بدلا ہے، اتنی آسانی سے تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ جب تک تم اس کی دسترس میں ہو، اسے دور رہنا۔ تمہیں چھونے محسوس کرنے کا حق صرف مجھے ہے، وہ سخت آواز میں بولا تھا۔ اور یہی لمحہ تھا جب حیام نے فون کاٹا تھا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے ساری ہسٹری میسیجز ڈیلیٹ کیے تھے۔ وہ پہچان گئی تھی کون ہے۔ جب وہ برہان سے اس کو اس قدر بے عزت کر کے پوری دنیا کے سامنے اسے بدنام کر کے دور کر سکتا ہے، تو ضامن سے دور کرنا بھی اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس کی باتیں ذہن میں گھوم رہی تھی، دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھی۔ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ اس کے کچھ کرنے سے پہلے میں خود کچھ کر لوں گی اپنے ساتھ، اور اسے اس سے زیادہ سہنے کی برداشت مجھ میں نہیں ہے۔ وہ چیخ چیخ کے رو رہی تھی، اس کا تنفس بگڑنے لگا تھا، سانسیں آڑی ترچھی ہوئی تھی۔ فون اسے دیوار پہ پھینک کے مارا تھا، اس سے ڈر کے کہ کہیں دوبارہ کال نہ آ جائے۔ اسے یہ بھی احساس نہ ہوا تھا کہ ضامن نے کتنے پیار سے اسے لا کے دیا تھا۔ کمرے کی حالت اسے بگاڑ ڈالی تھی۔ پورچ میں آنے کے بعد اس نے اپنا پاکٹ چیک کیا تھا، جہاں اسے اپنا والٹ نہیں ملا تھا۔ جلدی جلدی میں وہ اپنا والٹ بھول چکا تھا۔ دوبارہ الٹے قدم مجبوری کے ساتھ وہ کمرے کی طرف بڑھا تھا، اور عجلت میں وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ اس نے آہستگی سے کھولا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھنے کے بعد اس کا میٹر مزید گھوم گیا تھا۔ دن بھر کا تھکا وہ گھر میں آرام کرنے آتا تھا، لیکن اب وہ تنگ آ گیا تھا، اور حیام کی ذرا دیر پہلی والی باتوں نے اس کا دماغ الٹا کے رکھ دیا تھا۔ تیزی سے قدم اس نے اس کے سامنے بڑھائے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اسے یہاں چھوڑ کے گیا تھا، اور اب یہ سب! یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں میری زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے؟ جب اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو کمرے کا نقشہ پوری طرح بگڑ چکا تھا، کوئی چیز صحیح طرح اپنی جگہ پہ نہیں تھی۔ اتنی جلدی اسے یہ سب کیسے کیا تھا ضامن کو سمجھ نہ آیا تھا۔
जल्दी से आगे बढ़ के उसने उसके हाथ से छड़ी ली थी, छुरी ली थी, जो वो देख के उसे देख के अपना हाथ कमर पे ले जा चुकी थी। एकदम वो हड़बड़ाई थी। वो तो जा चुका था, एकदम मौत का फरिश्ता बन के किस तरह यहाँ नाज़िल हुआ था। छोड़ देगा कभी ज़िंदगी की तरह ज़िंदगी कह के जो बुलाता है। अगर इतना त ज़िंदगी से तंग आ गई हो या मुझसे तंग आ गई हो या मेरे साथ नहीं रह सकती तो चली क्यों नहीं जाती अपने पहले वाले के पास? मेरी ज़िंदगी क्यों अज़ाब बना के रखी हुई है? उसकी आवाज़ किसी धाड़ से कम ना थी कि वो अपनी जगह से उछल पड़ी थी। सफ़ेद सूट, बाल बिखरे हुए, चेहरा हर चीज़ से पाक, वो बहुत अधूरी लग रही थी। हाँ, आ गई हूँ ज़िंदगी से तंग, क्यों पीछे पड़े हो मेरे? वो हिज़्यानी अंदाज़ में चिल्लाई थी, वो अपना तनफ़ुस खो चुकी थी। आपने खुद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया किया है। मैंने अज़ाब नहीं बनाई आपकी ज़िंदगी, मेरे रास्ते में ना आया करें। वो ज़बरदस्ती उससे अपनी कलाई छुड़वाती तड़प के बोली थी। ज़ामिन के हाथ की गिरफ्त में उसकी नाज़ुक कलाई लाल हो चुकी थी। जिस्म का सारा खून जैसे हयाम के चेहरे पे निचोड़ के आ गया था। तुम क्यों भूल जाती हो? तुम्हारा हर रास्ता ज़ामिन हमदानी अदील हमदानी तक आता है। अगर तुम्हें बार-बार अपनी जान देने का इतना शौक है, तो ये काम मैं खुद अंजाम दूँगा, अभी और इसी वक़्त। छुरी लेकर उसने एक झटके से शीशे पे दे मारी थी। कुव्वत इतनी थी कि शीशा चटक के गिर चुका था। वो घबरा गई थी। उसके गुस्से से वो अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई थी, लेकिन फिर भी कभी वो साइको बनने में देर नहीं लगाती थी। दूसरा, उसने हयाम की कलाई छोड़ के बेड पे उसे बेदर्दी से फेंका था, जैसे कुछ चीज़ हो। तीसरा, अपनी जैकेट में से पिस्टल निकाल के उसे लोड करने में उसे 1 सेकंड लगाया था। किसी को गोली से ज़मीन के अंदर पहुँचाना उसका रोज़ का काम था। लास्ट गुड बाय डियर वाइफ। ज़रा बेड की तरफ गिर सा गया था और उस पे झुका था। उसके माथे पे हिद्दत भरे लब रखता धीरे से बोला था। अब भी वो उससे नज़र न बचा पाया था और पिस्टल उसके माथे पे रखी थी, जहाँ कुछ देर पहले हयाम ने उसके होठों का लम्स महसूस किया था। न न नहीं, वो होठों पे हैरत से हाथ रखती ज़ोर से चिल्लाई थी। उसकी आँखें फटी की फटी रह गई थीं, आँसू आँखों से निकल के बहने लगे थे। न न नहीं, वो होठों पे हैरत से हाथ रखती ज़ोर से चिल्लाई थी। उसकी आँखें फटी की फटी रह गई थीं, आँसू आँखों से निकल के बहने लगे थे। अब मुझे भी लगता है कि तुम्हें मर ही जाना चाहिए, वैसे भी मेरे किसी काम नहीं आ रही हो, वो दुरुस्त लहजे में बोला था, चेहरा किसी भी नरमी से पाक था। कोई रिहाइश है क्या? अगर है तो बता दो, 1 मिनट का वक़्त है तुम्हारे पास। वो उसका भीगे चेहरे पे बिना कोई नज़र डाले सामने दीवार के डिज़ाइन को गौर करता बोला था, जैसे दीवार को देखने से ज़्यादा ज़रूरी कोई काम ना हो। असल मायने में वो उससे नज़र चुरा रहा था या कुछ देर पहले वाली इज़्ज़त अफ़ज़ाई के बाद उसे वो इस कदर करीब भी सुकून देने के बजाय तकलीफ़ दे रही थी। हाँ, ये हटा लें। वो हाथ चेहरे पे रखती पिस्टल की तरफ इशारा करती जो उसके माथे पे रखी थी, बोली थी। ज़ामिन को उसकी बात सुन के लगा था कि वो किस कदर शातिर है। ये रिहाइश फ़िलहाल वैलिड नहीं है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो चेहरे के ज़ाविये बिगाड़ता हुआ सख्ती से बोला था। रिक्वेस्ट अपनी आखिरी कोशिश करती वो बोली थी। अपनी इतनी मासूम हो नहीं जितनी बनती हो, कमरे का हुलिया दुरुस्त करो, नॉनसेंस। वो अगले ही लम्हे सीधा हुआ था और खड़ा हो गया था। फैला हुआ कमरा उसे सख्त खार दिला रहा था। हयाम उसकी सुर्ख आंखों में बिना झांके कपड़े ठीक करती उठी थी। 10 मिनट में जामिन की मौजूदगी में उसने कमरे की हालत दुरुस्त की थी, जबकि जामिन के अलमारी की तरफ बढ़ते कदम रुके थे। मेरे ये हराम के पैसे थे जो तुमने इस कदर मेरे दिए हुए तोहफ़े को इस तरह चिकनाचूर किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोफ़े की टेबल पे टूटा हुआ लेटेस्ट आईफ़ोन का पीस रखा देख के वो तिलमिलाया था, जो हयाम ने सफाई करते हुए सोफ़े की टेबल पे रख दिया था। वो उल्टे कदम पीछे मुड़ा था और उसका बाजू सख्ती से पकड़ के दहाड़ा था। ये मैंने नहीं किया। वो शायद झूठ से काम चलाना चाह रही थी। तो किसने किया? मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँगा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो गुस्से से उसे धक्का देता खुदसर लहजे में बोला था और अलमारी की तरफ बढ़ा था। ज़िंदगी भर तुम्हें अब मोबाइल की तरफ भटकने भी नहीं दूँगा। वो जैसे शेर की तरह दहाड़ा था। तुम्हारे लिए नोकिया 1111 बेहतर था, जाहिल ना हो तो। वो टूटा हुआ मोबाइल अलमारी में लॉक्ड करता चीखने के अंदाज में बोला था। हयाम सहम के बेड पे बैठी हुई थी। वो मुँह में न जाने क्या-क्या बकता, ड्रेसिंग रूम गया था और आरामदेह सूट में आया था। कदावर आईने के सामने खड़ा बालों में स्प्रे करता, बाल ठीक करता उसके पास आया था कि हयाम जो बेड के क्राउन से टेक लगाए खामोशी से बैठी थी, एकदम सही हो गई थी। ज़ामिन ने झुककर बड़ी बेदर्दी से उसके बैग के पीछे रखे गए तकियों को खींच के निकाला था और सोफ़े की तरफ फेंका था। अलमारी से कंबल लेने के बाद वो सोफ़े पे तकिए सेट करता लेटा था और कंबल ओढ़ा था और हयाम की तरफ करवट लेकर सो गया था। जबकि हयाम बेड खाली जगह देख के उदास हुई थी। जो भी था 1 महीने से साथ सोने की आदत बन गई थी और अब यूँ इतना बड़ा बेड खाली देख के उसे हौल उठ उठ रहे थे, लेकिन रात तो गुज़ारनी ही थी।
ہائے میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ انیلا بیگم ناشتے میں مصروف تھیں جب اسی وقت ماریا ٹیبل پہ آئی تھی اور رنگین کپڑوں کے پورے سوٹ میں ملبوس دیکھ کر وہ خوش ہوئی تھیں۔ اس کا سفید ملائی جیسا رنگ اورنج اور آتشی کپڑوں کے میں مزید چمک دمک رہا تھا، جبکہ تھان جیسا پنک دوپٹہ اسے کندھے پہ سلیقے سے ڈالا ہوا تھا۔ تھینکس یو ماما، وہ مسکراتی ہوئی پورے اعتمادی سے بولی تھی اور چیئر کھسکا کے بیٹھ گئی تھی۔ یوں نہیں جاؤ گی؟ وہ ٹوس اسے تھماتی بولی تھی۔ جی موم، بس جا رہی ہوں، چائے میں چمچ چلاتی وہ آہستگی سے بولی تھی۔ آج میں آرزو کو کال کروں گی، ڈیٹ لوں گی منگنی کی، پھر تیاری بھی تو کرنی ہے، وہ عام سے لہجے میں بولی تھی۔ منگنی؟ ڈیٹ؟ ماما کیا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کے گرا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے یہ لفظ کیسے سنا۔ ہاں، آج ہی سب فائنل کرنا ہے بیٹا، وہ اب بھی عام ہی لہجے میں بولی تھی۔ ماما کیا برہان مان گیا؟ منگنی کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ کل کا دن یاد کرتی ہوئی رک رک کے بولی تھی۔ کل کی دی ہوئی تکلیف کیسے بھول سکتی تھی؟ ہاں تبھی تو منگنی کا کہہ رہی ہوں، آرزو نے رات کو ہی کال کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ اسے کنونس کر چکی ہے۔ وہ اب مسکرا کے بولی تھی۔ ماں مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ ناشتہ چھوڑ کے چہرے پہ ہاتھ رکھتی حیرانی سے بولی تھی۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، برہان کو کس طرح تم نے ٹریٹ کرنا ہے یہ اب تمہارا کام ہے، اس سے زیادہ اچھا کچھ نہیں ہو سکتا۔ منگنی ہو جائے تو ہفتے بعد نکاح کر دیں گے، پڑھائی تم بعد میں کرتی رہنا، وہ لگے ہاتھوں مشورے دیتے بولی تھی۔ ماما نہیں، بس اب نہیں پڑھوں گی، بس اب برہان کو ہی سنبھالوں گی، وہ خوش ہوتی ہوئی آنکھوں میں حیرت لیے بولی تھی۔ اللہ تمہیں ایسے ہی خوش رکھے میری بیٹی، وہ اس کی خوشی دیکھ کے دائمی دعا دینے لگی تھی۔ لیکن دوسروں کی بیٹیوں پہ ظلم کرتے ہوئے کس طرح اپنی بیٹی کے لیے خوشی کی دعا کر سکتی ہیں، یہ انیلا بیگم ہی جانتی ہیں۔ موم میں آؤں گا، جلدی آؤں گا، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ وہ آفس میں بیٹھا بے دلی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ تمہیں ایک پچھلے مہینے میں بھی آف ملا تھا، لیکن تم نے یہاں آنے کی زحمت نہیں کی۔ تمہیں معلوم بھی ہے ایک ایک دن تمہارے انتظار میں گزارتی ہوں۔ تانیہ بیگم اس کی کلاس لینے کے موڈ میں تھی۔ موم ایسی بات نہیں ہے، دارم کا پلان تھا، بس اب آؤں گا نیکسٹ آف پہ۔ جی نہیں، تم اگلے ہفتے آ رہے ہو، خاص وجہ ہے۔ وہ بس اپنی بات منوانا چاہتی تھی۔ کیوں موم، ابھی آف کیسے مل سکتا ہے؟ میں نہیں آ سکتا، وہ صاف انکار کر گیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا وجیہہ کب سے یہاں آئی ہوئی ہے اور مجال ہے تم نے کال بھی کی ہو یا جھانک لیا ہو۔ تم نیکسٹ ویک آ رہے ہو۔ موم وجیہہ بھی تو کال کر سکتی تھی، میں مصروف ہوتا ہوں بہت، اور میں بالکل بھی نہیں آ سکتا، یہاں بہت کام ہے۔ اوکے تم نہیں آؤ، ہم وہاں آ جاتے ہیں، ویسے بھی کب تک تم ایسے اکیلے رہو گے؟ موم آپ کیسے آ سکتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں نا یہاں رہنا فیملی کے ساتھ کتنا خطرے کا حامل ہے، مجھے بھی تو بار بار اپنا ٹھکانہ تبدیل کرنا پڑتا ہے، یہاں مینیج نہیں ہوگا، اور میں آپ کو یہاں رہنے بھی نہیں دوں گا، وہ صاف بولا تھا۔ تو پھر تو حیام کو کیسے رکھ رہا ہے اپنے ساتھ کمینے؟ اپنی فیملی کا تجھے کتنا خیال ہے؟ کیا وہ تیری فیملی کا حصہ نہیں ہے؟ دارم جو اس کے سامنے بیٹھا سب سن رہا تھا، اس کی اس بات پہ تیزی سے بنا خود کو قابو کیے بول پڑا تھا۔ وہ کہاں موقع ہاتھ سے جانے دیتا تھا۔ کتے اپنی زبان بند رکھ، پتہ نہیں موم ہے، وہ موبائل کے اسپیکر پہ ہاتھ رکھتا فون دور کرتا دارم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ جا کام کر اپنا، ڈرپوک نہ ہو تو کب تک چھپائے گا؟ دارم استہزائی انداز میں ہنستا بولا تھا۔ ضامن کو لگا تھا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ضامن کو یہ بات بالکل اچھی نہ لگی تھی۔ جی موم میں آ جاؤں گا اگلے ہفتے ہی، آپ انتظار کیجیے گا، وہ دارم کو کاردار نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ وہ بول تو گیا تھا، لیکن کیا مسئلے مسائل اس کے ساتھ ہونے والے تھے اس سے وہ ناواقف تھا، جبکہ دارم کو سکون ہوا تھا، جلتی پہ وہ تیل چھڑک رہا تھا۔ دارم تو نہ ذرا اوقات میں رہ، میری انسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضامن فون بند کرتا غصے سے بولا تھا۔ دارم کی باتیں 2 دن سے اسے ناگوار گزر رہی تھی۔ واقعی میری کیا اوقات کہ آپ کی انسلٹ کروں، وہ طنز سے بولا تھا۔ یار دارم دیکھ پیارے بھائی، تو ایک لڑکی کو بیچ میں مت لا اور ہمارے اتنے پرانے ریلیشن کو مت برباد کر، وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ میں کسی لڑکی کو بیچ میں نہیں لا رہا، صرف تمہیں احساس دلا رہا تھا اور کچھ نہیں، باقی تمہاری زندگی ہے، تم کرو، مجھے کیا پرابلم ہوگی تم سے؟ ہمارا جیسا ریلیشن تھا ویسا ہی ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہوا، وہ زبردستی کی مسکراہٹ سجائے بولا تھا۔ تم یہ دل سے نہیں کہہ رہے ہو؟ ضامن کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دارم اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا بولا تھا۔